सुबह किया जिन्हें हैंड राइज किया, आई मीन उनके एक्चुअली में हैंड राइज किया, नॉट बाय आइकन। जी मैम। हेलो सर। मेरा एक सवाल ज्यादातर आता है जब हम फील्ड में रहते हैं तब। जैसे कि हम ऑर्थो रिलेटेड जो भी है तो उसमें हम ऑर्थो जॉइंट फ्लेक्सर कैल्शियम देते हैं। तो ज्यादातर लोगों का ये सवाल रहता है कि अगर हम 3 से 6 महीने ले लेते हैं फिर उसके बाद हमें कभी लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी, वो सवाल ज्यादातर आता है। और डायबिटीज में भी सेम आता है कि डायबिटीज अगर कंट्रोल में आ जाता है तो फिर हमें कंटिन्यूस कितने टाइम तक लेनी पड़ेगी, वो सवाल सबसे ज्यादा आता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल हैं, और बहुत सारे डिजीज के बारे में ये सवाल आ सकता है, जैसे थायराइड के केसेस में भी आ सकते हैं, हार्ट पेशेंट्स के केसेस में भी आ सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने जॉइंट्स का पूछा। हमने बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग्स की जहां पे हमने जॉइंट्स के बारे में बहुत सारे बात की। जॉइंट्स की खास करके जो हमारे घुटनों का जॉइंट्स हैं, नी जॉइंट्स, वहां में कुछ प्रॉब्लम्स 35 के बाद दिखना शुरू होती हैं, और ये फीमेल्स में ज्यादा दिखती है। जब हमारा बॉडी में कैल्शियम कम होता है, और कम होने का बहुत सारे रीजन हैं। हमारे पास कैल्शियम की फूड सोर्सेस हैं, लेकिन विटामिन D3 के फूड सोर्सेस कम है। तो अगर हमने दूध में से कैल्शियम लिया, पान में चूना के साथ अपने कैल्शियम लिया, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट से कैल्शियम लिया, लेकिन धूप में नहीं बैठे, तो हमें वो कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो ऐसे में बॉडी अपने कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हड्डियों से कैल्शियम निकलना शुरू करती है। बिना कैल्शियम का हमारा हड्डी रबड़ जैसा बन जाएगा, और इस प्रोसेस को ऑस्टियोपिनिया कहा जाता है, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग ऑफ कैल्शियम फ्रॉम योर बोन। और ये 35 के बाद बहुत ही कॉमन होता है, खास करके फीमेल्स में। ये कुछ ही सालों में ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी हड्डियों में से बहुत सारा कैल्शियम निकल गया। मेनोपॉज के बाद जब पीरियड्स आना बंद होता है, उस वक्त हड्डियां और ज्यादा कमजोर होती हैं, क्योंकि फीमेल्स में कुछ हार्मोन की प्रोडक्शन कम होती है। ऐसे में उन हॉर्मोन्स हड्डियों को मजबूत रखने का काम करता था, जिसके कारण हड्डियां कमजोर होती हैं। आमतौर पे हम लोगों को 600 to 800 मिलीग्राम कैल्शियम रोजाना लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ले भी रहे होंगे, लेकिन विटामिन D3 की कमी है। यानी आप ये कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में मोस्ट ऑफ द टाइम कैल्शियम की कमी रहती है। तो हर रोज कैल्शियम और विटामिन D3 अगर आप लोगे, तो आपकी एक दिन की जरूरत पूरा हुई। अब जो कैल्शियम लॉस हुआ है, उसको पूरा करने में भी 1.5-2 साल लग सकता है। वो धीरे धीरे भरेगा भरेगा। तो कम से कम, इनफैक्ट डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि 35 के बाद या 40 के बाद 250 मिलीग्राम का या 300 मिलीग्राम का कैल्शियम हर फीमेल को जिंदगी भर के लिए लेते रहना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट, जो जॉइंट्स के बारे में बोलते हैं, आपने उनको बोलना है रोजाना रात को सोने के टाइम में एक कैल्शियम लेना है अगले 2 साल तक, कैलमेटी। अब जब कैल्शियम कम होता है, तो हड्डियों में फ्रैक्चर भी आ सकती है। और हमारे जो घुटनों का जॉइंट है, उसमें और भी बहुत सारे मैकेनिज्म होती हैं। जैसे वहां में जेल होता है, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो सूख जाता है। जो घुटने का हमारा हड्डी है, वहां पे उस जगह पे 4 हड्डियां होती हैं। एक ऊपर की तरफ, दो नीचे की तरफ, एक सामने पैटेला होता है। और ये सारे आपस में जुड़े रहते हैं। और ऊपर और नीचे के दोनों हड्डियों के ऊपर में एक एक कवर होता है, कार्टिलेज का। आप कह सकते हो हड्डियों का हेलमेट, प्रोटेक्शन के लिए। वो भी अक्सर कमजोर होते हैं, क्योंकि हम वो प्रोटीन नहीं खाते। तो साइनोवियल फ्लूइड का कम होना, कार्टिलेज का कम होना, उसका टूटना, और हड्डी और मसल का जो जंक्चर है, जहां में लिगामेंट्स और टेंडन्स होते हैं, वो भी अक्सर टूटी मिलती हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम है जो 40 में फीमेल्स को दिखेगा ही दिखेगा। जेंट्स में भी 40 के बाद, 45 के बाद, 50 के आसपास में थोड़ा बहुत दिखने लगता है। ऐसे में अगर आपका वजन ज्यादा है, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, चलना फिरना ज्यादा नहीं होता, तो यह समस्या आपका ज्यादा हो सकती है। ये जो पूरा रिवर्सल मैकेनिज्म है, साइनोवियल फ्लूइड को दोबारा से बनाओ, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, टेंडन्स को दोबारा से रिपेयर करो, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस।
आप डॉक्टर का भी मेडिसिन लोगे तब भी कम से कम 1 साल लेना पड़ेगा एटलीस्ट। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं आप इसको स्टील से रिप्लेस कर दो। इसलिए डॉक्टर जॉइंट्स में डायरेक्टली इंजेक्शन भी लगाते हैं। तो इसे टाइम टेकिंग प्रोसेस, कम से कम 1 साल के लिए आपको रेकमेंड करना पड़ेगा। डायबिटीज में भी सिमिलर है। डायबिटीज का जो एक्चुअल रीजन है वो थोड़ा समझते हैं। हम जब जब सांस लेते हैं, हमारी सेल तक सांस के माध्यम से ऑक्सीजन, खाने से ग्लूकोज, ये दोनों हमारे सेल्स तक पहुंच जाती हैं। अब ग्लूकोज खाने से ब्लड में पहुंचती है और ऑक्सीजन भी फेफड़ों की थ्रू से ब्लड में पहुंचती है। अब ऑक्सीजन बड़े आसानी से सेल के अंदर घुस सकती है, ग्लूकोज नहीं घुस सकती। ग्लूकोज को सेल के अंदर घुसने के लिए एक हार्मोन चाहिए जिसका नाम है इंसुलिन, और ये हमारे पैंक्रियास बनाती है। और ये पैंक्रियास रेडीमेड बना के स्टॉक नहीं करती, जब जब जरूरत होती है वो बनाते रहती है। आज के टाइम में बहुत सारे कारणों से, फैट के कारण, इन्फ्लेमेशन के कारण, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट या शुगर फूड लेने के कारण, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑटो इम्यूनिटी के कारण हमारा पैंक्रियास इंसुलिन कम बनाती है। यानी इंसुलिन अगर नहीं बनेगा तो आपका ग्लूकोज यूज नहीं होगा। ये टाइप 1 डायबिटीज है जो छोटे बच्चों को होता है। दूसरा है इंसुलिन बन रहा है लेकिन कम, इसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। इसमें और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं और भी मैकेनिज्म है। जैसे जिस गेट के अंदर से ग्लूकोज अंदर घुसेगा वो गेट खराब हो, जिस गेट पे इंसुलिन जाके कनेक्ट होगा वो गेट भी खराब हो, इंसुलिन सेंसिटिविटी, कार्बोहाइड्रेट रेजिस्टेंस, ये सारे प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। अब मान के चलो आपको एक दिन में जितना इंसुलिन चाहिए बॉडी नहीं बना पा रही है, और दिन में हम 3 से 4 बार खाना खाते हैं, तो इंसुलिन आप बाहर से ले रहे हो, मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड, होग्लिबोज आप बाहर से ले रहे हो, और ये कुल मिला के 8 से 10 घंटे के लिए काम कर रहा है। जो भी डायबिटीज के लोग डायबिटीज का मेडिसिन ले रहे हैं वो आप देखना शुरू से लेकर आज तक ले रहे हैं। कोई 1 साल से ले रहा है, कोई 5 साल से ले रहा है, कोई 10 साल से ले रहा है, कोई 20 साल से ले रहा है। यानी मेडिकल साइंस में हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। रिवर्स करने का मैकेनिज्म या तो प्रूवन नहीं है या फिर आज तक मेडिकल साइंस को मिला नहीं है। न्यूट्रोसिटिकल रिसर्च ये कहती है, एक और डिफरेंस मैं बताऊंगा, जो भी चीज हमने अपने प्रोडक्ट्स में डाले हैं, कोई भी चीज, इनकी मेडिकल साइंस में इनका स्टडी नहीं होता, एमबीबीएस के कोर्सेज में नहीं होते, ये न्यूट्रोसिटिकल्स में होते हैं, फूड साइंस में होते हैं, और ये डॉक्टर्स के सिलेबस में और मेडिसिन के बुक में ये मेंशन नहीं है। क्लिनिकली ये प्रूवन है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने अपने प्रोडक्ट्स में डाले हैं, अगर कोई भी डायबिटीज के मरीज इसको 1 साल बहुत सही तरह से लेता है तो उसका पैंक्रियास का कामकाज बढ़ जाता है। बीटा सेल्स जो पैंक्रियास में रहता है, जो इंसुलिन बनाती हैं, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ग्लूकोज और इंसुलिन के गेट्स, उसका कामकाज बढ़ जाता है। जो भी खाना खाने के बाद ग्लूकोज ब्लड में रिलीज होना होता है, डायबिटल 1 उसको एकदम से रिलीज होने नहीं देता, वो धीरे धीरे रिलीज कराती है। यानी बहुत सारे अलग अलग मैकेनिज्म से ये डायबिटीज को कंट्रोल और रिवर्स करने की काम करती है। ये भी कम से कम 1 साल तक लेना ही पड़ेगा। सो मेजोरिटी जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, आप कैंसर भी ले लो, थायराइड की प्रॉब्लम ले लो, इन सारे केसेस में आपको ऑर्थो ऑर्थो के केसेस में ले लो, एटलीस्ट 1 साल के लिए आपको प्रोडक्ट रेकमेंड करना होता है। कुछ क्वेश्चंस हमारे चैट बॉक्स में है। किसी ने लिखा है कि सफेद बालों में क्या दिया जा सकता है। जो क्वेश्चंस मुझे कॉमन लगेगा मैं वही लेने वाला हूं। अगर किसी का क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूं प्लीज डोंट माइंड, फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल हम लोग कॉमन क्वेश्चंस क्यों ले रहे हैं। बाल सफेद होने का बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, कुछ विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो सकता है। बहुत बार पोल्यूशन के कारण बाल सफेद होते हैं, मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण बाल सफेद होते हैं, बहुत सारे बीमारियों में भी हो सकता है। सो देयर आर मल्टीपल रीजन।
मोस्ट कॉमन रीजन जो माना जाता है वो है या तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी या फिर सम एक्सटर्नल हार्मफुल इफेक्ट, मेडिसिन या पोल्यूशन। अगर आपका उम्र 30 या फिर 35 से नीचे है तो ये उम्र बाल सफेद होने का जनरली नहीं है। ऐसे में कुछ प्रोडक्ट आपको मदद कर सकती है। पहला प्रोडक्ट है, खाने के लिए लेना पड़ेगा मल्टी विटामिन। एवरीडे वन हो सकता है, स्वीट 18 हो सकता है, अमेजिंग 40 हो सकता है। अगर बच्चे हैं उनको आप A1 जूनियर दे सकते हैं। एक मेरिन कोलाजन भी सजेस्ट करना होगा जो स्किन और हेयर के लिए बहुत जरूरी है। साथ में एवीबीटी जूस भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ये भी स्किन के लिए हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लगाने के लिए आप लगाने के लिए आप एम्बर वन के शैम्पू के साथ हिल्स एंड पीसेस के एलोवेरा जेल को मिक्स करके लगा सकते हैं और लगा के इसको आप कुछ मिनटों के लिए रखें। हमेशा रात को सोने के टाइम पे हेयर ऑयल लगाए। अगर आपके पास कोई भी हेयर ऑयल है, प्योर कोकोनट ऑयल हो, ऑलिव ऑयल का मिक्सचर हो, या फिर आपके पास एम्बर वन का हेयर ऑयल हो, आप सोने के टाइम पे हेयर ऑयल को अच्छे से मसाज करके लगाएं, मसाज करके। और अगले दिन सुबह आप एलो जेल और एम्बर वन के शैम्पू को मिक्स करके अच्छे से मसाज मसाज करें 3-4 मिनट तक। फिर आप उसको वॉश करें एंड देन कंज्यूम दिस प्रोडक्ट्स। ये सवाल कशिश जी का था। एम के थुकरल जी का एक सवाल है, ब्रेन में तरावट देने के लिए क्या दे सकते हैं? सर समझ में नहीं आया, दोबारा से लिखे, तरावट का मतलब क्या है? अफसाना जी ने लिखा है जिन्हें गुस्सा बहुत आता है, ब्रेन वन देने से गुस्सा कम होगा क्या? और उन्होंने ये भी लिखा, अमेजिंग 46 मिनट तक खा चुके हैं और खाना होगा क्या? आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी स्पेसिफिक इंसान या किसी बीमार लोगों के बारे में बोल रहे हैं तो आप कोशिश करें उनका नाम लिखें, उनका उम्र लिखें, जेंडर लिखें और फिर लिखें उनको ये प्रॉब्लम है। सो ऑप्शन ए का सवाल मैं ऐसे लेता हूँ, कोई 38-40 के रेंज की फीमेल होगी, उनको आप अमेजिंग 40 दे रहे हो, यानी उनका मेनोपॉज का टाइम आ गया है और उनको गुस्सा ज्यादा उनको गुस्सा ज्यादा आता है। मेनोपॉज का ये निशानी है, ये सिम्टम है, इरिटेबिलिटी। मेनोपॉज के दौरान गुस्सा ज्यादा आता है, ये कॉमन साइन है। उनको आप अमेजिंग 40 और ब्रेन वन दे दीजिए। एक और कॉमन रीजन है जहां पे लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है, वो है आयरन की कमी। हेमोग्लोबिन कम होने से भी गुस्सा ज्यादा आ सकता है, तो उन लोगों को आप हेमोफोर्टिन दे सकते हैं। आनंद चिमान जी ने लिखा है, हेमोफिलिया में क्या दें? मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ कॉमन सवाल ही पूछे। ये सवाल मैंने पढ़ दिया तो मैं बता देता हूँ। ये एक तरह का जेनेटिक एनीमिया है, आप इसमें हेमोफोर्टिन दे दीजिए। और अगर 20 साल के उम्र के ऊपर है, 25 के आसपास में है, आप उनको एक यंगफिल भी दे सकते हैं। डायबिटीज का सवाल आया। डायबिटीज के बारे में हमने अभी थोड़ा सा बात किया, एक दो बात और कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज के बारे में बिना शुगर टेस्ट किए पता नहीं चलता। तो कुछ बेसिक सिम्टम्स है, आप आसानी से पता लगा सकते हो। पहला सिम्टम है, आपको थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगेगी, प्यास लगेगी और पेशाब का फीलिंग्स आएगा, यू विल फील यूरिनेटिंग। आप बहुत कमजोर और थकावट महसूस करेंगे। आपको लगेगा बहुत तेजी से आपका वजन घट रहा है। आपको काम में मन नहीं लगेगा। आप उदास रहोगे, दुखी दुखी रहोगे। पैरों में, हाथों में झंझनाहट हो सकती है। वहां पे इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। रिप्रोडक्टिव फंक्शंस बहुत कमजोर हो जाएगा। और सडनली आपकी आंखों की पावर में भी आपको लगेगा बहुत कम हो गया है। अगर इसमें से दो चार सिम्टम साथ में हैं तो आप कह सकते हो आपको डायबिटीज, आपको शुगर टेस्ट कर लेना चाहिए। तो ऐसे केसेस में क्या देना है अगर किसी को डायबिटीज है? डायबिटीज का दो पहलू हैं। पहला, अगर पहला है कि शुगर कंट्रोल करना है,
ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है और हो सके तो उसको रिवर्स करना है। दूसरा, डायबिटीज में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। नॉर्मल शुगर रैंडमली करो, कभी भी करो, 200 के नीचे होना चाहिए। फास्टिंग में 180 के नीचे, रैंडम में 160 के नीचे, पीपी 180 के नीचे। तो आप मान लेते हैं कि 100 से 180 के बीच में आपका ब्लड शुगर होना चाहिए। इससे ऊपर चला गया तो आपको डायबिटीज है। किसी भी इंसान का डेथ शुगर ज्यादा होने से नहीं होती है। हाँ, शुगर कम होने से हो सकती है। अगर आपका शुगर 20-30 के आसपास में आ जाए तो डेथ हो सकती है। ज्यादातर डायबिटीज मरीजों का डेथ हार्ट अटैक से होती है, स्ट्रोक से होती है। यानी शुगर 200, 300, 400। हम में से बहुत सारे लोग जिनको डायबिटीज नहीं है, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हमारे जीवन में आता है जब आपका शुगर एकदम से स्पाइक हो गया, 250 के आसपास में चला भी गया होगा। कुछ कुछ सिचुएशन में और कारण से हमारा ब्लड शुगर बढ़ता है। तो पहला जो हमें ध्यान देना है कि शुगर ज्यादा होने से लोगों की डेथ नहीं होती। लोगों की डेथ होने का कारण है कुछ कॉम्प्लिकेशंस। इसको बोला जाता है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। मतलब डायबिटीज होने से लोगों को बहुत सारी दूसरी बीमारियां शुरू होती है। उसमें से पहला बीमारी है डायबिटिक न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी का मतलब है नर्व धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे, हाथों में झंझनाहट होगी, सर दर्द होगा, शोल्डर्स और बॉडी के दूसरे हिस्से में पेन भी हो सकता है। और ऐसे में आपकी डायबिटिक न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये सब हो सकता है। आपके नर्व्स काम करना बंद भी कर सकता है। दूसरा है आंखों की प्रॉब्लम, डायबिटिक रेटिनोपैथी। तीसरा, डायबिटिक माइक्रो एंड मैक्रो वास्कुलर डिजीज, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर ज्यादा होना, ब्लॉकेज होना, स्ट्रोक होना, हार्ट फेल होना, एक्सेट्रा। उसके बाद है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी फेल होना, किडनी खराब होना, बीमार होना। एंड डायबिटिक फुट अल्सर, डायबिटीज के कारण पैरों में इंफेक्शन होने का, पूरे बॉडी में इंफेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाती है। और ऐसा इन्फेक्शन होगा कि गैंग्रीन होगा, उसमें सूजन होगी, घाव हो जाएगा और वो सड़ जाएगा और काटना पड़ेगा। सो डायबिटीज के इलाज के साथ साथ आपको कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी प्रोडक्ट देना है। तो शुगर कंट्रोल करने के लिए डाइट, हैबिट, फिजिकल एक्टिविटी एक्सेट्रा को ध्यान रखना है। और डायबिटीज ब्लड शुगर के लिए आपको देना है डायबिटिल 1, एसबीटीसी, लिवर 1, साथ में आप कार्ब 1 भी दे सकते हैं। नार्व की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, इनके लिए आप ब्रेन 1, आई 1, हार्ट 1, फ्लैश 1 रेकमेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके कम से कम साल भर के लिए प्रोडक्ट देना होगा और डॉक्टर का मेडिसिन को बंद ना करें। किसी ने पूछा अगर किसी के ब्रेस्ट में कोई लंप है, लंप होने का मतलब ट्यूमर है, और कभी कभी ट्यूमर कैंसर में भी बदल सकता है। और सारे फीमेल से मैं कहूंगा जिनका उम्र 25 से ऊपर है, आप लोग हर महीने एक बार इस तरह के लम्स को टेस्ट करें। खुद आप कर सकते हो। आप जब अपने चेस्ट को टच करते हो, थोड़ा प्रेस करते हैं, तो आपको पता चलता है उसमें कोई हार्डनेस है क्या, कोई पेन है क्या। अगर कोई सिक्रेशंस हो रही है जो नॉर्मल सिक्रेशन नहीं है, ये हो सकता है कोई आने वाली बीमारी का संकेत है। तो लम्प टेस्टिंग आप सभी को लगातार खुद से करते रहना चाहिए। जस्ट प्रेस एंड फील। अगर आपको हार्डनेस, कोई सॉलिड मास, कोई दाना दाना फील होता है, ये एक बीमारी का संकेत हो सकता है। तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाए। किसी को भी ब्रेस्ट लंप है, आप इसको सीरियसली ले, उनको इन एंड को स्टार्ट कराएं और उम्र के हिसाब से सुई 18 या फिर एवाजिंग 40 दे दें। सपना जी ने यूरिक एसिड के बारे में पूछा। यूरिक एसिड ये भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। हम जब एक पर्टिकुलर टाइप का खाना खाते हैं, उससे बॉडी में यूरिक एसिड बनता है। और वो पर्टिकुलर टाइप का खाना है डीएनए बेस्ड या फिर प्यूरिन बेस्ड। प्यूरिन बेस्ड का मतलब है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का मतलब है ग्लूकोज, पेंटोस शुगर। प्रोटीन का मतलब है अमाइनो एसिड। फैट का मतलब है फैटी एसिड।
उसी तरह से एक तरह का स्पेशल खाना है जिसमें प्यूरिन बेस्ड चीजें रहती हैं। कोई भी लिविंग सेल जिसमें डीएनए है, लिविंग सेल जिसमें डीएनए है, वो प्यूरिन बेस्ड है। जैसे अगर हम दही खाते हैं उसमें सैकड़ों बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया के बॉडी में डीएनए है। तो दही खाने के बाद जब उनका मेटाबॉलिज्म होगा, वो बैक्टीरिया जब मर जाएंगे, उसका डीएनए जब टूटेगी, तो उसमें से प्यूरिन बनेगा। ये प्यूरिन रिच फूड बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन फूड भी हैं, बीन और बहुत सारे वेजिटेबल्स में भी हैं। बीन टाइप के फ्रूट्स और बीन टाइप के वेजिटेबल हो, कोई भी नॉन वेजिटेरियन फूड हो, बहुत सारे वेजिटेबल हैं। और रोजाना हमारे के सेल्स भी करोड़ों की तादाद में मरते रहता है हर मिनट में। आपके पेट की सेल्स, इंटेस्टाइन की सेल करोड़ों की तादाद में हर मिनट में मरती रहती है। ये भी टूट के प्यूरिन बनेगा, और उस प्यूरिन से यूरिक एसिड बनेगा। इस यूरिक एसिड को बॉडी से निकालने का किडनी का एक कैपेसिटी है। जब यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा तो एक अमाउंट का यूरिक एसिड बॉडी से बाहर नहीं जा सकता और रह जाएगा। और कुछ लोगों का किडनी जेनेटिकली कमजोर होते हैं जो यूरिक एसिड को ज्यादा बाहर नहीं निकाल सकते। इन दोनों केसेस में आपके बॉडी में यूरिक एसिड जमा होने लगता है और उससे पेन, इन्फ्लेमेशन होती है। इसी को यूरोसेमिया या फिर गाउट कहा जाता है। ऐसे में पानी ज्यादा पिए, प्यूरिन बेस्ड फूड को कम से कम ले, फ्लश वन सॉरी यूरिक वन कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम को दो दो लेते रहें, आपको बहुत आराम मिलेगा। किसी ने पूछा है प्रोडक्ट का क्वालिटी मतलब कौन सा अच्छा है, प्रीमियम क्वालिटी या एथिकल क्वालिटी। क्वालिटी को आप ऐसे ना देखो, क्वालिटी का मतलब होता है पहला चीज, इसमें जो मॉलिक्यूल्स डाले गए हैं वो आपके काम के मॉलिक्यूल्स हो। यूं ही नहीं डाला गया, बहुत ही सोचा समझा अच्छा मॉलिक्यूल्स डाला गया है। यानी वो आपके बॉडी को रिक्वायर्ड है, आपकी इस शरीर को जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है वही मॉलिक्यूल्स डाला गया है। दूसरा, जो मॉलिक्यूल्स डाला गया है वो सही मात्रा में डाला गया हो कि नहीं। अगर किसी ने KSM-66 का कैप्सूल बनाया और उसने सिर्फ 10 मिलीग्राम डाला है, तो वो KSM-66, लेकिन 10 मिलीग्राम कुछ नहीं करेगा। सही मॉलिक्यूल, सही क्वांटिटी, उसके बाद वो जिस स्टैंडर्ड में बना है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से वो प्रोडक्ट की क्वालिटी खाने के बाद कैसा आपको मिलेगा। यानी बॉटल में तो लिख दिया 40 मिलीग्राम, एक्चुअली में कितना है। अगर ये USFDA का स्टैंडर्ड है तो आपको 40 मिलीग्राम में 40 मिलीग्राम ही मिलेगा। ये किस तरह का प्लांट में बना है, उस प्लांट की प्रोफाइल कैसा है, यानी प्रोडक्ट का क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस। सो पहला हो गया राइट फॉर्मुलेशन, दूसरा होगा राइट क्वांटिटी, तीसरा हो गया राइट कॉम्बिनेशन भी डाल सकते हो। जैसे मैंने हल्दी डाल दिया, कुरकुमिन, ये काम करेगा। अगर मैंने इसके साथ ब्लैक पेपर भी डाला, सिनेमॉन भी डाला, क्लोव भी डाला, ये 1000 गुना ज्यादा काम करेगा। सो राइट मॉलिक्यूल, राइट कॉम्बिनेशन, राइट कॉन्सेंट्रेशन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, और राइट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। हमने कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जैसे नैनोमल्शन, लिपोसोमल डिलीवरी। और उसके ऊपर में आप ये भी कह सकते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स में से कोई मॉलिक्यूल पेटेंटेड भी है क्या। तो राइट, जैसे पूछा कि बेहतर प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन करें, तो जितने भी चीजें मैंने बताई, ये 5-6 चीजों से आप सही प्रोडक्ट, सही क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। किसी ने लिखा रामदास जी ने, एपिलेप्सी में क्या दे सकते हैं। एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरोट्रांसमीटर कम ज्यादा होने से होता है, ब्रेन का इश्यू है। इसमें आप ब्रेन वन ही दें और लंबे टाइम तक देना पड़ेगा। और जो भी उनके मेडिसिन होते हैं जो डॉक्टर्स देते हैं उसको भी बंद ना करें।
कुछ कुछ बार मेरे पास भी सवाल आते हैं, आपके पास भी आता होगा, कि ये लेने से साइड इफेक्ट है क्या। या फिर लोग सीधा आपसे बोल देंगे कि मैंने ये लिया था, मुझे ये साइड इफेक्ट मिला। क्या आपके पास भी ऐसा सवाल आता है? कैसे देंगे आप? कोई भी लगाने वाला चीजों का जो साइड इफेक्ट होता है, वो आपको आधा घंटे 1 घंटे में दिख जाता है। कोई भी खाने वाले चीजों का अगर साइड इफेक्ट होता है, वो 1 दिन में दिख जाता है। अगर कोई 1 महीने से प्रोडक्ट यूज कर रहा है और 1 महीने के बाद बोल रहा है मुझे ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, तो वो हमारे प्रोडक्ट की वजह से नहीं हुआ, पिछले 2 दिन में उन्होंने कुछ खाया होगा उसके वजह से हुआ है। साइड इफेक्ट जनरली सिंथेटिक चीजों का होता है जो नेचुरल नहीं है। नेचुरल चीजें से साइड इफेक्ट नहीं होती, लोगों को एलर्जी हो सकती है। जैसे बहुत सारे लोगों को अरबी एरम का एलर्जी होता है। कुछ लोगों को बैंगन खाने से स्किन में रैशेज आते हैं, एलर्जी होती है। कुछ लोग प्रॉन्स नहीं खा सकते। तो कुछ लोगों को फूड एलर्जीज होती है। एलर्जी अलग है, साइड इफेक्ट अलग है। तो हमारे प्रोडक्ट्स का साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये उन चीजों से बनाई गई है जो नेचुरल है, जो इंसान के खाने लायक है और जो इंसान रेगुलर फूड के हिसाब से खाते हैं। या फिर ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे बॉडी को रोजाना चाहिए, आपको खाने पीने से मिल जाती है। ये हो सकता है किसी को एलर्जी हो। एलर्जी आपको तभी पता चलेगा अगर आपने डोज कम कर दिया, या फिर एलर्जी आपको 1 दिन में ही पता चलेगा। और अगर आपने एक दिन जिस दिन उन्होंने कॉम्प्लेन किया मुझे एलर्जी हुआ है, उस दिन और अगले दिन अगर आपने इसको बंद रखा तो उनका एलर्जी कम हो जाएगा। तो आपको डोज कम करना है। तो हमारे प्रोडक्ट्स का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। किसी ने लिखा यंग फ्यूल से कॉन्स्टिपेशन होता है, नहीं हो सकता। कॉन्स्टिपेशन वाला जो फूड है वो अलग तरह का फूड है जिनसे कॉन्स्टिपेशन होती है। मैं थोड़ा सा इसका साइंस बताता हूँ। हम जब खाना खाते हैं, वो खाना इंटेस्टाइन में पहुंचती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा विटामिन मिनरल्स न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाती है। जब ये वेस्ट प्रोडक्ट लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचती हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन में से इस खाने में मौजूद सारे पानी को बॉडी सोख लेती है। अगर आपके लार्ज इंटेस्टाइन में अच्छे बैक्टीरिया नहीं है, यानी प्रोबायोटिक्स नहीं है, या फिर आप फाइबर वाला खाना नहीं खा रहे हैं, तो वो बैक्टीरिया, ये जो लास्ट की वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको खा के तोड़ के छोटा और सॉफ्ट नहीं बना सकता। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अगर वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो उसमें से सारा ये कॉन्स्टिपेशन का साइंस है। आपके खाने में फाइबर कम है, आपके खाने में प्रोबायोटिक्स कम है, आपके खाने में पानी कम है, तो आपका कॉन्स्टिपेशन होगा। यंग फील हमारा कोई भी प्रोडक्ट से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अगर किसी ने बोला ऐसा, तो आप उनको बताओ इससे तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको इसका इलाज देता हूँ। रात के सोने के टाइम में 30 ml एबीवीटी जूस, सुबह खाली पेट में 30 ml एबीवीटी जूस और जीपीएम सिरप भी दे सकते हैं। किसी ने लिखा है कि हेमोफोर्टिन से वेट गेन हो सकता है क्या? अगर इसका थ्योरी हाइपोथेसिस में जाए, थ्योरी में जाए, तो कहा जा सकता है। मान लो किसी के बॉडी में हेमोग्लोबिन कम है, एग्जाम्पल, किसी के बॉडी में हेमोग्लोबिन 10 यूनिट है, तो उसके बॉडी में ऑक्सीजन कम ट्रांसपोर्ट होगा, सेल तक ऑक्सीजन कम जाएगी, जिससे बॉडी के एनर्जी प्रोडक्शन में थोड़ा सा शॉर्टेज आ सकता है। अगर हेमोग्लोबिन बढ़ गया तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ज्यादा होगा, न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट ज्यादा होगा, एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो कहा जा सकता है आपके वजन बढ़ने में मदद मिले, लेकिन ये हाइपोथेसिस है, दिस इज ए थ्योरी। क्योंकि जब आपकी बॉडी में हेमोग्लोबिन कम है, बॉडी इसको कॉम्पनसेट करने के लिए हार्ट बीट को बढ़ा देगी। यानी 12 mg हेमोग्लोबिन वाला लोगों के सेल में जितना ऑक्सीजन पहुंचेगा, 10 वालों का भी उतना ही पहुंच सकता है थ्रू इंक्रीज्ड हार्ट बीट। तो इसको डायरेक्टली हम एफर्म नहीं कर सकते। 12 mg हेमोग्लोबिन वाला लोगों के सेल में जितना ऑक्सीजन पहुंचेगा, 10 वालों का भी उतना ही पहुंच सकता है थ्रू इंक्रीज्ड हार्ट बीट। तो इसको डायरेक्टली हम एफर्म नहीं कर सकते। 12 mg हेमोग्लोबिन वाला लोगों के सेल में जितना ऑक्सीजन पहुंचेगा, 10 वालों का भी उतना ही पहुंच सकता है थ्रू इंक्रीज्ड हार्ट बीट। तो इसको डायरेक्टली हम
किसी ने लिखा 14 साल का लड़का है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, कानों की प्रॉब्लम है, कान में मशीन है, आंखों की प्रॉब्लम है, बताएं। ये सारे रीजन एकदम से तो नहीं हुआ होगा। सेरेब्रल पल्सी या फिर बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है। तो फिरोज शेख, आप इसका डिटेल भेजना। फिर भी मैं बता देता हूँ। आप उनको A1 जूनियर 1 चम्मच 1 चम्मच पूरा 1 स्पून 1 स्पून सुबह शाम 2 बार देना। सुबह शाम एक एक ब्रेन वन को कैप्सूल भी देना और क्रिल वन देना। साथ में I1 कैप्सूल भी ऐड करना। मुकेश जी ने लिखा साइटिका में क्या दिया। हमने मंडे को डिस्कस किया, वेडनेसडे को डिस्कस किया था। साइटिका इज ए काइंड ऑफ स्पॉन्डिलाइटिस, और कोई भी स्पॉन्डिलाइटिस में कहीं पे भी हो, किसी भी जगह में हो, उसमें आपने ऑर्थो वन, ब्रेन वन, कैलमैग टी, मेरिन कोलाजन फ्लेक्स या फिर क्रिल देना है। किसी ने पूछा सो स्प्लीन में रेड ब्लड सेल अगर ज्यादा मरने लगे, यानी रेड ब्लड सेल में प्रॉब्लम है, एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हेमोफिलिया, कोई भी रेड ब्लड सेल की डिजीज के कारण ज्यादा से ज्यादा रेड ब्लड सेल जाके स्प्लीन में मर जाते हैं, तो स्प्लीन बड़ा हो जाता है। तो इसका कनेक्शन आपके एनीमिया या फिर किडनी डिजीज के साथ भी हो सकता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल को प्रोडक्शन करने का जो हार्मोन है इरेथ्रोपोइटिन, वो किडनी बनाती है। सो ये दूसरा डिजीज के कारण स्प्लीनोमेगाली होती है। तो उसका एक्चुअल रीजन पता करना होगा। आगे बढ़ेंगे। अजय जी ने लिखा है चक्कर आता है, अनबैलेंस होता है। ईआर के कारण हो सकता है, एसबीटीसी और एवरीडे वन ले रहा है। इसको बैलेंस डिसऑर्डर आप कहा जा सकता है। एक बीमारी है, और हमारे कान उस बीमारी में शामिल है। कान हमारा बॉडी का बैलेंसिंग ऑर्गन भी है। कान के अंदर में एक पाइप है, वो पाइप हमारे बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है। तो अगर कान में कोई भी इशू आती है तो ये बैलेंसिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आप एक ब्रेन वन ही सजेस्ट करें। किसी ने लिखा है कि अगर कोई बच्चा जन्म से ही दिमाग या बॉडी से विकलांग है और आंख से कम दिखता है, क्या हमारी दवाई उस पर काम करेगी? पहले तो पता करना होगा उसका रीजन क्या है, उषा जी। बर्थ एस्पेक्ट से कॉमन रीजन है, इंडिया में ऐसा होता है कि बच्चा जन्म के बाद तुरंत रोया नहीं, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण उसका ब्रेन थोड़ा डैमेज हो जाता है। ऐसे में जल्द से जल्द उसको ऑक्सीजन थेरापी स्टार्ट करवाते हैं, डॉक्टर कराते हैं। साथ में आप A1 जूनियर में ब्रेन वन की कैप्सूल डाल के आप उनको पिला सकते हैं। दीपक जी ने अपने पंजाबी में लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। किसी ने लिखा है अगर बीपी ज्यादा है, ब्लड प्रेशर, कोई भी हार्ट डिजीज हो, हार्ट डिजीज बहुत सारा हो सकता है। ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना, ब्लॉकेज होना, हार्ट की वॉल में प्रॉब्लम होना, चैम्बर्स में प्रॉब्लम होना, वॉल्व्स में प्रॉब्लम होना, चैम्बर्स बढ़ जाना, हार्ट की वॉल में ऑक्सीजन कम पहुंचना, खून की नलियों में चर्बी जमा होना, कोई भी हार्ट रिलेटेड डिजीज हो, वहां में आप हार्ट वन सजेस्ट करें।
एवीबीटी जूस सजेस्ट करें, क्रिल वन सजेस्ट करें। और बहुत बार स्ट्रेस के कारण बीपी ज्यादा होता है, ऐसे में ब्रेन वन भी सजेस्ट कर सकते हैं। यूरिक एसिड का बता दिया। और किसी ने लिखा रिमेटॉइड आर्थराइटिस, नीलम जी ने लिखा है। आर्थराइटिस दो तरह का होता है, एक हड्डियों की कारण होता है, हड्डियां कमजोर होना, कैल्शियम कम होना। दूसरा है रिमेटिक आर्थराइटिस, आर्थराइटिस। इसमें ये ऑटोइम्यून डिजीज है, आपकी इम्यून सिस्टम आपकी जॉइंट्स पर हमला करती है। तो इसका पहला और इकलौता प्रोडक्ट है, पहला प्रोडक्ट ही है A9 ऑंको। एटलीस्ट 1 से 1.5 महीने तक सिर्फ A9 ऑंको देना है। उसके बाद आप उसके साथ एक ऑर्थोवन शामिल करें। एक डाइजेशन का कॉमन क्वेश्चन आया, मुझे लगता है हर घर में होगा। पेट में गैस बनती है, पेट फूलता है, तो क्या देना चाहिए? वेरी कॉमन क्वेश्चन। सबसे पहले हमें गैस्ट्राइटिस का मैकेनिज्म समझना होगा। हमारा पेट में हमेशा एसिड बनती है, और ये एसिड बनने का जो स्पीड है, रफ्तार है, कुछ कुछ वक्त में बढ़ जाता है। जब आप खुशबूदार खाने को याद करते हो, जब आपने बहुत अच्छा खाना देखा होगा, जब आपके पास खाने की महक आ रही होगी, तो ऑटोमेटिक बॉडी को एक स्टिमुलेशन होती है कि ये खाना खाने वाला है, चलो एसिड प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। जब भी हम कुछ चबाना शुरू करते हैं, तब भी हमारे पेट में एसिड बनना शुरू होती है, क्योंकि बॉडी को पता चलती है चबाना शुरू किया और इसके पेट में एसिड बनेगा, क्योंकि खाना पेट में आएगा, डाइजेस्ट करना होगा। लेकिन लोग धोखा दे देते हैं, चबा रहे च्युइंगम, तो खाने पेट में जाना नहीं है। तो च्युइंगम के कारण आपके पेट की एसिड प्रोडक्शन भी बढ़ सकती है। जो लोग टोबैको खाते हैं, यानी आप कुछ भी चबाओ जो पेट में नहीं जाना है, उससे एसिडिटी आपको बढ़ सकती है। सो पहला काम जो करना है, इन सारी चीजों को अवॉइड करें। दूसरा रीजन, आपके पेट में जो एसिड बनता है, उस एसिड को खत्म करने का दो ही तरीका है। पहला है, आप पेट में खाना डालो, तो एसिड खाना को पचाएगा और एसिड यूज हो जाएगा। या फिर आप पेट में एंटासिड डालो। एंटासिड, जितना एंटासिड आपने डाला, उतना एंटासिड उतने देर के लिए काम करेगा। आप बार बार नहीं डाल सकते। सो दूसरा रूल है, आपको 4 घंटे से ज्यादा खाली पेट नहीं रहना, कुछ ना कुछ लेते रहना चाहिए। खाने के साथ बहुत सारा पानी नहीं पीना चाहिए, उससे खाना डाइल्यूट होता है और एसिड भी डाइल्यूट हो जाता है, जिससे खाना जल्दी पचेगा नहीं। कुछ चीजें के कारण आपकी एसिड से होने वाली नुकसान कई गुना ज्यादा हो जाती है। तेल और मसाला, खास करके लाल मिर्च की पाउडर, ये आग में घी डालने वाला जैसा काम है। तो जिनको भी एसिडिटी है, इन सारे हैबिट्स को मान के चले। खाने का आधा घंटा पहले और आधा घंटा के बाद में भरपूर पानी पिए। सुबह उठ के खाली पेट 30 ml आप एबीपीटी जूस ले लें, और रात को सोने से पहले भी 30 ml एबीपीटी जूस ले लें। साथ में आप लिवर वन कैप्सूल भी लेना शुरू करें, लिवर वन सिरप भी ले सकते हैं। इससे एसिडिटी आपका कंट्रोल में आ जाएगा। स्ट्रेस के कारण भी एसिडिटी बढ़ती है, बहुत ज्यादा चाय कॉफी से भी एसिडिटी हो सकती है। सो कोशिश करें चाय कॉफी को लिमिटेड रखें, या फिर खाने के बाद लें। एम के ठुकरल साहब ने लिखा, ऑटिज्म में ब्रेन वन के साथ क्या दें? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजीज कम उम्र के बच्चों में दिखता है, आप A1 जूनियर दे सकते हैं। रोहित जी ने लिखा है, एसबीटीसी से गैस हो जाती है, कुछ लोगों को हो सकता है। कोई भी फ्रूट जूस में एसिड रहता है। एनी फ्रूट कंटेन्स सम ऑर्गेनिक एसिड। ये वो खतरनाक एसिड नहीं है जो हमारा बॉडी खराब हो जाएगा। नेचुरल फॉर्म में, जैसे दाल में आपको प्रोटीन मिलेगा, वो भी एक एसिड है, अमाइनो एसिड। आपके कुकिंग ऑयल में फैट रहता है, वो भी फैटी एसिड ही है। लेकिन ये ऑर्गेनिक और माइल्ड एसिड है, इससे ज्यादा एसिडिटी नहीं होती। लेकिन फ्रूट के एसिड थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रांग होती है, बट इतना भी नहीं। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा एसिडिटी है, आप लोग खाली पेट में एसबीटीसी ना पिए, ब्रेकफास्ट के बाद आफ्टर फूड ले। अमित जी ने लिखा है, फ्रोजन शोल्डर में क्या दे?
ये कॉमन सवाल है, बहुत सारे लोगों को होता है। फ्रोजन शोल्डर का तीन मैकेनिज्म है। जैसे हम इस शोल्डर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मेरा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है, हड्डियां हैं, मसल है। यहाँ पे मेरा ब्लड सप्लाई भी है, यहाँ पे मेरा नर्व सप्लाई भी है। ये तीनों चीजों में प्रॉब्लम होती है। तीनों चीजों के लिए आपको ऑर्थो वन, हार्ट वन और ब्रेन वन देना है। थ्री प्रोडक्ट्स टुगेदर। ऑर्थो वन के साथ अगर आपने जॉइंट फ्लेक्सर दे दिया तो थोड़ा सा आराम जल्दी मिलेगा। आयशा जी ने लिखा है, एक फीमेल है, उनका उम्र 50 है, उनको पीरियड महीने में 2 बार आते हैं और बहुत ज्यादा, उनको कौन से सप्लीमेंट दे? ये मेनोपॉज है, ये उनका मेनोपॉज चल रहा है। बहुत बार इंडिया में हमने देखा मेनोपॉज 36 35 में भी आती है, कुछ बार 40 45 में भी आते हैं, कभी कभी 50 के आसपास में भी आते हैं। दिस इज मेनोपॉज। और ये मेनोपॉज का सिम्टम है। आप उनको एमेजिंग 40 दें, कैलमैक डी दें, हेमो 14 दें और ब्रेन वन दें। कोई भी आंखों का प्रॉब्लम हो, मुमताज जी आपने लिखा, आप उनको आई वन दे दो। किसी ने लिखा ब्रेन वन कितने साल के बच्चों को दे सकते हैं? कोई भी बच्चा जो कैप्सूल निगल सकता है, और अगर उसका वजन 25 किलो के आसपास में है, 20 किलो के ऊपर है, आप उसको कैप्सूल, ब्रेन वन का कैप्सूल दे सकते हैं। कुछ सवाल मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि इसका जवाब मैं दे चुका हूं। अब्बास साहेब पाथे जी, सर मुझे मराठी नहीं आती, आपने मराठी में लिखा है, सो सॉरी, आप हिंदी या इंग्लिश में लिखे। ज्यादातर कॉमन सवालों का मैंने जवाब दे दिया। एक सवाल आनंद प्रसाद जी ने पूछा, 14 साल का बच्ची है, 3 महीने हो गए, पीरियड नहीं आया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये पहला पीरियड है या फिर 3 महीने पहले आ चुका है? इस उम्र में पीरियड ना आने का जो कॉमन रीजन है, खून की कमी। नहीं आएगी, एक बार हेमोग्लोबिन चेक कराएं। कुछ कुछ लोगों का हैंड में, किसी के पास कोई टेस्ट भी नहीं है? कोई भी? दीपक जी आपका हैंड राइज है, कोई सवाल है? दीपक कुमार शर्मा। सर गुड इवनिंग। जी दीपक जी बताएं। आवाज आ रही है मेरी? जी जी। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के पेट में जलन होती है सर, और उसे एंजाइटी का शिकार है, तो क्या दिया जाए उसे जिससे उसे अच्छा रिजल्ट आएगा? एंजाइटी बोला आपने? जी, अगर उसे लगता है कि हमें एंजाइटी है, डॉक्टर ने बोला कि मतलब वो तनाव में पहले रह चुका है। अभी मैंने एसिडिटी के लिए जो बोला था, गैस्ट्राइटिस के लिए, वो फॉलो करें। खाली जी। पेट में एबीबीटी, रात को सोने के टाइम में एबीबीटी, एक लिवर वन कैप्सूल, जी। और साथ में एक ब्रेन वन। जी। और यंग वन नहीं दे सकते सर? यंग फिलअप किसी को भी दे सकते हैं जो 30 30 प्लस है, 30 35 प्लस है। अच्छा सर, एक चीज और जानना था सर। जैसे मेरे को अभी 16 मई को मैंने टेस्ट कराया था, तो उसमें हमारे प्लेटलेट्स कम आई थी, हेमोग्लोबिन और आयरन फोलिक एसिड की कमी दिखाई थी, और विटामिन बी 12 की कमी दिखाई थी। तो मैं तो ऑलरेडी सर एबीबीटी जूस
हेमो14 और क्या नाम से एवरीडे 1 अपना, ये तीनों यूज कर रहे हैं। तो रिजल्ट तो बेसिकली ठीक है सर, जैसे शरीर में दर्द होता था ये सब नहीं हो रहा है। आपने टेस्ट लेकिन करने से, प्रोडक्ट यूज करने से पहले टेस्ट कराया था? जी सर, उस वक्त कितना था हेमोग्लोबिन? उस वक्त हेमोग्लोबिन था 11। अभी कितना है? प्रोडक्ट यूज करने से पहले कितना था? आप म्यूट हैं। जी सर, प्रोडक्ट यूज करने से 11 था। अभी कितना है प्रोडक्ट यूज करने के बाद? अभी मैंने चेक नहीं कराया सर। आप एक बार चेक करा लो। जी, तो क्या आप एक इसे मल्टी हम लगातार लेते रहें सर? जी, जब तक 13 के आसपास नहीं पहुंचता आप लेते रहे। साथ में एक मल्टीविटामिन भी लेना है, एवरीडे 1। एवरीडे 1 तो मल्टीविटामिन तो ले रहा हूँ, दोनों टाइम ले रहा हूँ सर। ठीक है। जी, एवरीडे 1 एबीबीटी जूस और सर हेमो14 ले रहा हूँ। कंटिन्यू करें आप। थैंक यू जी, दीपक जी। और एक टेस्ट। अ, सपना, सपना आपका नाम क्या है? जी सर, मैं प्रताप बान सर। मेरी हाँ, ये सर मेरी वाइफ का फोन है। ओके। टेस्टिमनी कौन शेयर करना चाहता है? आप? सर जी सर, जी सर, जी सर। मैं जैसे सर, आपको स्पॉटलाइट में रखूंगा और वीडियो, आई मीन रिकॉर्डिंग ऑन करूंगा, तब आपने बताना है। आपने ठीक है इंट्रोडक्शन सर, देना है, फिर आपने बताना है। ठीक है सर। Recording in progress. बताए सर। सर मैं प्रताप भान हूँ सर, मैं कानपुर से हूँ। और एक पेशेंट है, जो पेशेंट है उनके हस्बैंड का नाम है विजय शंकर। और उनकी वाइफ को सर लगभग 3 मंथ से कंटिन्यू फीवर आ रहा था। और उन्होंने सर 3-3 हज़ार रुपए के ब्लड के इंजेक्शन भी लगवाए। और हमारे यहाँ सर हैलट है, बहुत फेमस सरकारी अस्पताल है। और कुछ प्राइवेट भी अस्पताल है, वहाँ पे बड़े डॉक्टर को दिखाया। बट उनका सर फीवर कवर नहीं हो रहा था, और उनका सर वेट बहुत ज्यादा गिर चुका था। और किसी के माध्यम से मेरी मुलाकात हुई, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि क्या मैं इनको सही कर दूंगा। बट मैंने हिम्मत करके 2 प्रोडक्ट लिखे, एक सर सीबकथॉन और हेमो40। और सर साथ में मैंने वो भी लिख दिया था, वुमेन 1। सर आप बिलीव नहीं मानेंगे कि उन्होंने 3 टाइम डोज लिया होगा। 3 टाइम डोज लेने के बाद फीवर आना बंद हो गया सर। आज लोगों को 15-20 दिन हो गए ना उनको फीवर आ रहा है। और उनकी बॉडी में जितना सूजन, इन्फ्लामेशन सब खत्म हो गई है। वाओ। फिर उनके हस्बैंड हमसे मिले, बोले कि और कुछ बताओ, कुछ और अच्छा है आपके पास? तो मैंने कहा हाँ अच्छा है। तो मैंने कहा यंग फ्यूल। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम जब मैंने 2700 रुपए के प्रोडक्ट लिखे थे तो बोले थे महंगे बहुत हैं। फिर जब उनको बिलीफ हो गया तो उन्होंने बोला कि यंग फ्यूल है। हम कहा हाँ है। बोले कितने रुपए? हमका 7200 रुपए का। क्या काम करेगा? हमका बहुत बढ़िया काम करेगा, कल ले आओ। तो सर उनको लगभग 20 दिन हो गए, उनको ना कोई फीवर आ रहा है, कुछ भी नहीं, एकदम फिट और फाइन है। वो वंडरफुल। जब भी मिलते हैं तो मुझे नमस्कार करते हैं और मुझे बोलते हैं अमेजिंग। डॉक्टर साहब आ गए। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा, प्रताप जी, बहुत अच्छा टेस्टिमनी सुनाया। तो और सर हेमो40 सर वाकई में सर रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट है हमारा। जी, थैंक यू प्रताप भान जी, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर। Recording stopped. क्या और कोई है जो अपना टेस्टिमनी शेयर करना चाहेगा? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। पीयूष जी ने लिखा, अच्छा, वैशाली जी ने लिखा है, उनके पास टेस्टिमनी है। पीयूष जी, आप अपना सवाल चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैशाली जी, आप प्लीज अनम्यूट हो जाइए। हेलो सर, मैं Recording in अपने खुद की progress. टेस्टिमोनियल बता रही हूँ। मैं मैम, तकरीबन पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, इंट्रोडक्शन दे, फिर आप अपने यस टेस्टिमनी यस सुनाएं। सर, मेरा नाम वैशाली सुवाग्या है और मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। मैं तकरीबन 18 महीने से एस्टोनिया 1 में हूँ, तो तकरीबन कंटिन्यूस उस दिन से एसबीटीसी जूस कंटिन्यूस पी रही हूँ। और अभी मेरा मेनोपॉज का टाइम चल रहा है, मेरा ईयर्स 47 कंप्लीट है। तो तकरीबन नवंबर महीने में मुझे थोड़ा ब्रेस्ट में थोड़ा दर्द हो रहा था। तो मैं ऐसे गायनेक डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने बोला नॉर्मल है, कुछ ऐसा दिक्कत वाला है नहीं। फिर दिसंबर आया, तब मुझे बहुत ही दर्द हो रहा था। तब मैं फिर से वहां पे गई, तो मतलब डॉक्टर ने बोला कि आप सोनोग्राफी और मेमोग्राफी करवा लीजिए।
तो दर्द बहुत ज्यादा था, तो पहले तो सोनोग्राफी हुई, फिर दर्द कम होने के बाद मेमोग्राफी हुई। लेकिन डॉक्टर खुद ऐसे मतलब शॉक में थे कि आपका दर्द इतना बड़ा है, इन्फ्लामेशन बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको कैंसर डिटेक्ट नहीं हुआ, एज ए नॉर्मल है। और मेरी लेफ्ट साइड में 6 सीड्स है और राइट साइड में 4 है, और वो भी बहुत बड़ी बड़ी, छोटी वाली नहीं है। तो भी डॉक्टर खुद ऐसे बता रहे थे कि आपकी ब्रेस्ट की वॉल है वो बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन आपको कुछ है नहीं। ज्यादातर आपके जो है वो क्या बोलते हैं उसको, लक्षण, उस हिसाब में हम डायरेक्ट उनको कैंसर हॉस्पिटल में भेजते हैं, लेकिन आपको कुछ है नहीं। फिर उन्होंने बताया था कि अभी अप्रैल में आप एज ए रूटीन चेकअप के लिए आ जाना। तो मैंने अप्रैल में फिर से सोनोग्राफी करवाई, तो सीड्स की साइज तो छोटी हो गई है, अभी दर्द बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि इन्फ्लामेशन बिल्कुल कम हो गया है, मतलब है ही नहीं। और जो ब्रेस्ट की जो वॉल होती है वो एकदम सॉफ्ट हो गई है। जो दिसंबर में एकदम झाड़ी हो गई थी, मोटी हो गई थी, वो अभी एकदम सॉफ्ट हो गई है। मैंने सिर्फ कुछ ही चेंजेस किए थे। मैं एसबीटीसी जूस और अमेजिंग 40 तो यूज कर रही थी, लेकिन डेली एसबीटीसी जूस में पहले से 30 ml लेती थी, उन टाइम पे मैंने 50 ml कर दिया। और अमेजिंग 40 तो मैं यूज ही कर रही थी। और A9 ऑनको की जो बोतल है, वो पहली बोतल मैंने 15 दिन में ही कर ली, 2-2 कैप्सूल, और उसके बाद फिर एक एक कैप्सूल हो गया। तो मतलब तकरीबन 1.5 महीने में मुझे कंप्लीटली रेस्ट हो गया। और डॉक्टर खुद भी शौक है कि वेलनेस में इतने प्रोडक्ट्स अच्छे हैं कि आपको कुछ नहीं हुआ है। तो मैं तो एस्टोनिया वन की प्रोडक्ट से बहुत ही खुश हूँ और लोगों को भी बताती हूँ। मैंने हस्बैंड को भी कुछ नहीं है, फिर भी A9 ऑनको की 3 बोतल का कोर्स करवा दिया है, और मैंने भी खुद ले लिया है। थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल, अमेजिंग। मेनोपॉज के दौरान जैसे आपको हुआ था, ऐसे बहुत सारे लेडीज को होने का चांसेस ज्यादा होती हैं। तो आपने सही तरह से प्रोडक्ट लिया, और ये बाकी क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा कि इतना कुछ होने के बावजूद भी कैंसर डिटेक्ट नहीं हो रहा है। सो अमेजिंग टेस्टिमनी आपने शेयर किया मैम, थैंक यू सो मच।